हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए क्लास 10th का जो है एक नया वीडियो, बायोलॉजी जो 3 चैप्टर कंप्लीट था, अब ये चौथा चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। चौथा चैप्टर उत्सर्जन के बारे में हमको पढ़ना है। चौथे चैप्टर में, उस चैप्टर का नाम ही है उत्सर्जन। उस चैप्टर के ऊपर जब फोकस करेंगे तो उसमें सबसे पहले उत्सर्जन के बारे में जानेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है उत्सर्जन, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है। अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। देखेंगे चैप्टर उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं, मैं इस चैप्टर के नाम पे ही क्वेश्चन को जो है बना दिया हूँ, इसे आप जो है देख रहे हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो अब जानेंगे कि जीवों के शरीर में, कोई भी जीव जो है उसके शरीर में जो अपचा भोजन रहता है, अपचा जो पदार्थ रहता है, उस अपचे पदार्थ को जब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, या किसी भी चीज़ को बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग अपने शाब्दिक भाषा में जो है उसको उत्सर्जन कहते हैं। तो जीव विज्ञान में उत्सर्जन किसे कहेंगे, तो जीवों के शरीर में जो अपचा पदार्थ होता है, ठीक है, उसको शरीर के अंगों के द्वारा बाहर जो है निष्कासित कर देना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके से तो उत्सर्जन, अब समझ गए कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी अपचा पदार्थ जो शरीर के अंदर रहता है, जिसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं, जो फालतू होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसको शरीर के अंग के द्वारा ही बाहर निकाल देना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जीवों के शरीर में अपचा पदार्थ जब शरीर के अंगों द्वारा क्रिया करने के बाद, मतलब उस पदार्थ का जो काम रहता है, उस काम के करने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ जो कहते हैं, जो बच जाता है, उस पदार्थ को शरीर से निष्कासन, ठीक है, शरीर से निष्कासन के द्वारा जो है बाहर आना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है। आगे है उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, तो सीधे उत्सर्जी यानी उत्सर्जन होने वाले पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे अपने भाषा में। लेकिन बायोलॉजी की भाषा में किस तरीके से कहेंगे, तो जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थों में से कार्बन डाइऑक्साइड है, जो श्वसन के द्वारा जो है क्या होता है कि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर उपयोगी पदार्थ के रूप में जो है उपयोग में आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अनुपयोगी पदार्थ होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसको फिर जो है हम निश्वास द्वारा, यानी ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं अपने जो है फेफड़ा से नाक के जरिए बाहर की ओर निकाल देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा उत्सर्जी पदार्थ होता है। श्वसन अंग जो है कहते हैं श्वास नली, जिसको नाक से लेकर के फेफड़ा तक जो है जोड़ा गया है, इससे जो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण जो है कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना जो है उत्सर्जी जो है पदार्थ का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वही कहा गया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन अंगों द्वारा बाहर निकलता है, तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल के विखंडन के बाद नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे एमोनिया, यूरिया का निर्माण होता है। अतः यह अत्यंत विषैला होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वास छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हमारे शरीर से निकलता है उत्सर्जन के रूप में निष्कासित होकर के बाहर जो निकलता है, इसको हम लोग उत्सर्जी पदार्थ तो कहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ शरीर के अंदर प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन मतलब बंटवारे के बाद जब नाइट्रोजनी पदार्थ बन जाता है, जैसे अमोनिया होता है, यूरिया का जब निर्माण हो जाता है, तो उसका शरीर से बाहर निकलना, जिसको मूत्र के ज़रिए हम लोग कहते हैं, पेशाब के ज़रिए जो बाहर निकलता है अपशिष्ट पदार्थ, वो बहुत विषैला होता है। इसका कारण यह है कि शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह और भी अन्य उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे पसीना हो गया, ठीक है, ये सब जो है मतलब और इसके अलावा अन्य प्रकार के जो पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, जिसको हम लोग अपने जीवन काल में हमेशा अनुभव करते हैं कि हमारे शरीर से क्या क्या ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर से क्या होते हैं, निष्कासित हो जाते हैं, जो फालतू पदार्थ होते हैं, तो उस सब उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं। तो उत्सर्जन के में निकलने वाले पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का अगला टॉपिक से ये क्वेश्चन बनता है कि एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन कैसे होता है, यानी जिसके अंदर एक ही कोशिका होगा उस जीव के अंदर उत्सर्जन कैसे होगा, क्योंकि उसके अंदर तो उत्सर्जी अंग पाया नहीं जाएगा, और जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें तो उत्सर्जी अंग पाया जाएगा, इसलिए उस अंग के द्वारा उत्सर्जी, जैसे श्वास कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, तो उसके अंदर श्वास नली है, तो श्वास नली के जरिए जो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि उसी जो है नासिका छिद्र से होते हुए फेफड़ा के जरिए जो श्वासिका नली से जो मिला हुआ है श्वास नली के द्वारा बाहर आ जाता है। लेकिन क्या कहते हैं इसी तरीके से क्या होता है कि जो है मूत्र जो मूत्राशय के द्वारा वापस आ जाता है, लेकिन जो जिसके अंदर बहुकोशिकीय कहते हैं जो जीव है उसके अंदर ये संपन्न होता है क्रिया, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है उसके अंदर कैसे ये क्रिया होगा, तो कहा गया है कि एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जी पदार्थ उसके शरीर के विसरण के द्वारा बाहर निकलता है। कैसे निकलता है,
विसरण कर के द्वारा क्या होता है कि एक कोश के जीव के अंदर जो है जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, फालतू पदार्थ होता है, वह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तथा बहुकोशिकीय जीवों में अवशिष्ट पदार्थ जो होता है, ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, तो बहुकोशिकीय जीवों में जो है अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं, जिससे हम लोग उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव के शरीर में जो है अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, जिसको हम लोग उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इस सब के अंदर जो है उत्सर्जी के लिए जो है उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है। तो ये सब कैसे अपने शरीर के अंदर से उत्सर्जी जो है अपचा भोजन को जो है बाहर कैसे निष्कासित करता है, तो विसरण के द्वारा करता है। तो समझ में आ गया कि जो है एक कोशिकीय जीव के अंदर विसर्जन की क्रिया कैसे होता है, विसरण के द्वारा। बहुकोशिकीय जीव के अंदर विसर्जन की क्रिया कैसे होता है, तो उत्सर्जी अंग के द्वारा। ठीक है, आगे है, आप देख रहे हैं कि मनुष्यों में उत्सर्जन जो हम पढ़ रहे हैं, तो मनुष्यों में उत्सर्जन, तो मनुष्यों में उत्सर्जन आपके बुक में टॉपिक होगा, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन चौथा बनता है कि मनुष्यों में उत्सर्जन के लिए कौन कौन से रचनाएं उत्सर्जी अंग में भाग लेती है। ठीक है, देखिए आपको जो ये क्वेश्चन टाइप जो दिख रहा था, इसमें आपके टॉपिक से, बुक से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी जो है क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको क्लास 10th के लिए। ठीक है, आपको सारे का सारा मेरे नोट्स के द्वारा ही आपको जो है सारी तैयारी करा दी जाएगी। तो इसमें कहा रहा है कि मनुष्यों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होता है, तो मनुष्यों में उत्सर्जन के लिए कौन कौन सी रचनाएं उत्सर्जी अंग में भाग लेती है, ये क्वेश्चन होगा आपके बुक से। ठीक है, तो मनुष्यों में उत्सर्जन के लिए कौन कौन सी रचनाएं जो उत्सर्जी अंग में भाग लेता है, तो उसके बारे में जानेंगे कि मनुष्य जो है, उस मनुष्य के अंदर या उसके साथ साथ उसके जैसा जितने भी उच्च वर्गीय जंतु है, उस जंतुओं में वृक्क जो है, वृक्क जिसको हम लोग कहते हैं किडनी के नाम से जानते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग के नाम से जो है प्रचलित है, जाने जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि वृक्क जो होता है, जिसको किडनी कहते हैं, वह उत्सर्जी अंग है। इसकी बनावट जो है सेम के बीज के समान है। ठीक है, जो तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 यानी 2.5 से 6 सेंटीमीटर के आकार का जो है चौड़ा जो है इसका आकार रहता है, तथा इसकी मोटाई जो है 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये उत्सर्जी अंग जो है किसकी जो है, यहाँ पे हम लोग वृक्क की बात कर रहे हैं कि वृक्क की जो बनावट है सेम के बीज की तरह होता है। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं। इसकी जो है मोटाई जो है कितनी होती है, लगभग 2.5 से 4 सेंटीमीटर के बीच। इसकी चौड़ाई भी होती है 2.5 से 6 सेंटीमीटर के बीच, और इसकी जो है लंबाई होती है तकरीबन 10 सेंटीमीटर। तो ये उत्सर्जी अंग कहलाता है। अब कह रहा है कि यह बाहर से उत्तल देखने में लगता है, लेकिन अंदर से अवतल रहता है, जिसको हम लोग जो है उत्तलावतल के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये जो होता है वृक्क, जिसको किडनी कहते हैं, तो इसकी आकृति जो होती है वह बाहर से देखने में उत्तल उठा हुआ, अंदर से जब जो क्या होता है कि अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, इसलिए उसको उत्तलावतल के नाम से भी जानते हैं। कहा गया कि तथा मूत्र मार्ग में वृक्क के साथ मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, फिर उसे नीचे मूत्र मार्ग की बनावट होती है। मतलब कह रहा है कि इसकी जो बनावट होती है वह कहते हैं उत्तलावतल, जो क्या के आकार का, जो स्वयं के बीज की तरह जो कहते हैं वृक्क हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, जिसको उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। उसके जो है कनेक्शन कहाँ से रहता है, जो है मूत्र मार्ग के जरिए जो है वृक्क से जोड़ते हुए मूत्रवाहिनी तक, और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, ठीक है, तक जो है उसकी जो है कहते हैं एक नलिका के द्वारा उसका ज्वाइनिंग रहता है, और फिर जो है वहाँ से जो है अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वह पदार्थ जो है मूत्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के जरिए शरीर से बाहर जो है मूत्र के रूप में जो है निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के अंदर जो है उत्सर्जी अंग की बनावट यह किस तरीके से होती है उसके बारे में आप लोग समझ गए। ठीक है, अब आगे वृक्क नलिका किसे कहते हैं, तो वृक्क नलिका कहा गया कि प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म मतलब पतला, लंबी, कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन या वृक्क नलिका के नाम से जानते हैं। यानी जितनी भी कहते हैं जीव है, उस सभी जीव के अंदर जो है वृक्क पाया जाता है, और वृक्क जो होता है जिसको किडनी के नाम से जानते हैं, उस वृक्क में पतली पतली लंबी जो है कुंडली की तरह जो है नलिकाएं पाई जाती है, और जिस नलिका को हम लोग नेफ्रॉन या वृक्क नलिका के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आपको होगा कि वृक्क नलिका किसे कहते हैं, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। वृक्क शंकु किसे कहते हैं, तो वृक्क शंकु के बारे में कहा गया कि प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी जो है प्रांतस्थ तथा भीतरी जो है अंतस्थ भाग होता है, जो 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, उससे हम लोग वृक्क शंकु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वृक्क शंकु क्या होता है, वृक्क शंकु के बाहरी जो भाग है वह क्या होता है कि जो है भीतरी मतलब प्रांतस्थ होता है, और अंदर से जो है क्या होता है अंतस्थ होता है। यह जो है 15 से 16 पिरामिड के जैसा जो इसकी बनावट होती है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है वृक्क शंकु के नाम से जानते हैं। अब वृक्क के क्या काम होते हैं, ठीक है, तो वृक्क द्वारा जो होता है मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया जो है पूरा होता है, और इसको देखिए यही वृक्क की जो है संरचना है, इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। तो आप अभी तक अगर से मेरे जो है लर्निंग पॉइंट बाय MD अशरफ सर पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय MD अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वृक्क के कार्य के बारे में जो है हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।